चलो बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ लिया था अभी तक? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सिंपली पढ़ लिया था, पहले तो बेसिक पढ़ लिया था कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में होती क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन, और ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पोजीशन। तो जब कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री आपस में मिलते हैं तो मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स की पोजीशन पता लगाना। कहां पता लगाते हैं पोजीशन? कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन कैसा दिखाई देता है? कार्टेशियन प्लेन दिखाई देता है ऐसा, ये दिखाई दे रहा है ना तुमको क्रॉस के जैसा, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहां तक क्लियर है? कई और नाम भी है इसके, जैसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अगर और थोड़ा डिटेल में जाऊं तो इसको कार्टेशियन एक्सिस भी कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस भी कहते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो नाम याद रखना बस इसके। दो तरह की एक्सिस होती है, लेकिन ये जितनी मैं बातें अभी तुमको बता रहा हूं, हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि यार दो तरह के ऐसे नंबर लाइन होते हैं, दोनों एक्सिस आपस में दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, चार तरह के क्वाड्रेंट बनते हैं, है ना। हर क्वाड्रेंट जो है वो दो एक्सिस से मिलकर के बनता है, जैसे ये वाला क्वाड्रेंट इन दोनों एक्सिस से मिलकर के बना है ना। हर क्वाड्रेंट में पॉइंट को पता लगाने का जो साइन है वो अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो प्लस के एक्स और प्लस के वाई से बनता है, दूसरा वाला माइनस के एक्स और प्लस के वाई से बनता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी पिछली क्लासों में। अगर आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो मतलब अगर आपको बिल्कुल डिटेल चाहिए कि यार ये कैसे हुआ, कहां से आ रहा है, तो ठीक इसके पिछला वाला मतलब जो भी वीडियो वगैरह लेक्चर बन रखा है उनको जाकर के देखना, रिवाइंड कर करके देखना जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। दोबारा करके यहाँ पे पूछ सकते हो। अब बात करते कि यार अभी तक हमने पढ़ क्या लिया, एडवांसमेंट क्या हुई अभी तक। तो एडवांसमेंट देखो ये हुई है कि ये जितना था ना कार्टेशियन सिस्टम, ये बचपन की बातें थी, बचपन में पढ़ाया जाता था। अभी हमको क्या पढ़ाया गया है? अभी हमको पढ़ाया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस पता करते हैं। उसके लिए हमको दो चीजें चाहिए होती है। क्या? दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। क्या चाहिए होता है? दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया अगर आपका x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो ए से लेकर के बी का जो डिस्टेंस होगा ना, ए से लेकर के बी का जो डिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? ये था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये क्या था? ये था तुम्हारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता लगाने का फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता लगाना है, सिंपली वाला तरीका लगा दो। अब ऐसा नहीं कि हम इसे बस डिस्टेंस ही पता लगा रहे थे ना, इसको हमने कई जगह यूज किया था। अगर तुमको याद हो तो इसको हमने, एक और टॉपिक था जहां पर हमने इसको यूज किया था, याद है तुमको? जब हमको इक्वी डिस्टेंट के कंसेप्ट के बारे में बताया गया था। इक्वी डिस्टेंट का कंसेप्ट क्या था? वो था कि यार अगर आपका कोई एक पॉइंट है जो कि आपके बाकी दो अलग अलग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमसे कई सारी चीजें पूछी जाती थी, जैसे कि यार बताओ कि यार ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, या फिर आप वो सब छोड़ो, आप ये बताओ एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में करी थी। अब इसका मैं एक छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन करा है तो इसी इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है और तुमने शायद करा नहीं है तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। देखो दो एक्सिस होती है, एक होती है एक्स, एक होती है वाई। तो कह रहा है एक पॉइंट है आपके वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस कैसा होता है? वर्टिकल होता है ना जी। तो कह रहा है एक पॉइंट है आपके वाई एक्सिस में, कह रहा है कहां पर है? कह रहा है वो नहीं पता है। कह रहा अच्छा, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट मान लिया वाई एक्सिस पे। याद रखना ये वाई एक्सिस है। कह रहा है एक पॉइंट है आपके वाई एक्सिस में विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स। कह रहा है जो कि दो अलग अलग पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। कौन कौन से दो अलग अलग पॉइंट है? कह रहा है एक पॉइंट है ए जिसकी वैल्यू, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 5, और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको बी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? माइनस का 4 और 3, ठीक है। 6,5 और माइनस का 4,3। कह रहा है चलो ठीक है, क्या पता लगाना चाहते हो आप? कह रहा है यार वही तो दिक्कत है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस में जो पॉइंट है ना वो हमसे गुम गया, हमसे मिसप्लेस हो गया, आप उसको फाइंड करके दे दो। अगर ये दोनों पॉइंट ए और बी इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो। कह रहा अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि तुम सब यहां पर थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओ। कैसे लगाओगे? क्योंकि यार ये वाला पॉइंट आपके वाई एक्सिस में
और तुम सबको पता है कि यार क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होता है ना, क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होता है वो दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट करता है और वाई की भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई पॉइंट अगर तुम्हारे एक्सिस में हुआ, वो ऐसा नहीं करता। अगर वो एक्स एक्सिस में हुआ तो वो अपने वाई की जो वैल्यू है ना उसको 0 दिखाता है और एक्स की वहां पर समथिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और ठीक इसका उल्टा किसमें होता है, वाई एक्सिस में वो एक्स की वैल्यू 0 दिखाता है और वाई की समथिंग वैल्यू होती है। यानी कि एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है और वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है। और ये सेम कंसेप्ट है क्योंकि यार ये वाला वाई एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर पक्का एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 रही होगी और सॉरी हाँ, एक्स की जो वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी और वाई की समथिंग वैल्यू तो यहाँ पर रही होगी। मतलब कि हमको x तो देखो पता लग चुका है, x तो यहाँ पे इसका पक्का 0 रहा होगा, x कोऑर्डिनेट इसका पक्का 0 रहा होगा। मतलब अब हमको जो भी मेहनत करनी है ना वो y निकालने के लिए करनी है बस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब y कैसे निकाला जाए, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है यहाँ पर एक हिंट दिया है इक्वी डिस्टेंट का, इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी, है ना। तो इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि पॉइंट P मान लिया। तो क्योंकि ये पॉइंट P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहां पर बस एक स्टेटमेंट लिख दो अपनी मतलब इच्छा से। क्या लिखोगे कि PA का डिस्टेंस किसके बराबर है, PB के डिस्टेंस के बराबर। PA का डिस्टेंस किसके बराबर है, PB के डिस्टेंस के बराबर। तो P से A का डिस्टेंस बराबर में P से B का डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो इसका एक तरीका भी बताया था कैसे x1 y1 पता लगाने के लिए, किसी एक को ही माना करना है x1 y1। हाँ तो क्लियर है, ये देखो ऐसे ये रहा x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। पहले a और p में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2 क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 6 x1 0 यानी कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। हो गया यहां तक का। अब यहाँ पे देखो P से B तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। अब इसको भूल जाओ x2 y2, इसको मानना शुरू कर दो x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अरे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया यहां तक का, चलो ठीक है। रूट से रूट काट भैया दो, हाँ जी रूट से रूट भैया कैंसिल अगर कर हम दो। 0 को y को x1 मान 0 लेंगे, सॉरी x2 0 ना मान लगाए लेंगे तो तो मतलब क्या, नहीं, ये p वाले कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x2 y2 मान लेंगे तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है मान लो, है ना। अरे ये तो बस मतलब वैसे ही है, श्रद्धा है भाई, जैसे मर्जी वहां से मान लो, है ना। इसको मानना था उसको मान लिया, जिसको नहीं माना था नहीं माना, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा पहले तो रूट से रूट काट दिया, 6 माइनस 0 यानी कि 6 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 5 माइनस वाई, इसको यार मैं एंड में ही खोलूंगा अभी नहीं खोलूंगा। माइनस का 4 में माइनस का 0 यानी कि माइनस का 4, और माइनस का 4 कितना होता है भैया 16, है ना। माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16, याद रखना। अच्छा अब क्या करूं, अब बस थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अरिथमेटिक अप्लाई करो इधर, ठीक है ना। कैसे करके ये हो गया तुम्हारा 36, यहाँ पर लगेगा तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आओ लगाते हैं। तो क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 10y, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 16 सॉरी इक्वल्स टू में a माइनस बी का होल स्क्वायर दोबारा से, तो क्या होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab यानी कि 6y। अब जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दो। एग्जाम्पल के लिए कुछ रह गया है, क्या रह गया, हाँ ये वाई स्क्वायर रह गया। तो जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है। क्यों कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि देखो ये वाला भैया वाई स्क्वायर अगर वहां जाएगा या वो वाई स्क्वायर अगर यहाँ आएगा तो दोनों ही केस हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाई केस मिलेंगे, वाई स्क्वायर मिलेंगे। काट सकते हैं तो काट दिया बस। अच्छा अब एक काम करो, y वाले एक तरफ ले जाओ और बिना y वाले यानी कि कांस्टेंट टर्म उन सबको एक तरफ ले जाओ। जैसे कि 36 और 25 एक ही तरफ है, 16 और 9 को भी इधर ही घसीट के ले आओ। तो यहाँ पे 36 था, यहाँ पर 25 था, 16 को भी यहाँ पे ले आया, 9 को भी यहाँ पर बुला के ले आया। वहां पर किस किस को भेज दिया, 10y को वहां भेज दिया, तो प्लस का 10y हो गया, माइनस का 6y पहले से ही उधर था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब देखते हैं माइनस माइनस करके देखते हैं।
तो अच्छा ये तो देखो कट गया, देखो माइनस का 16 और माइनस का 9 तो 25 होते हैं, 16 और 9 25, तो माइनस का 25 प्लस का 25 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर बस तुम्हारा 36 बच गया। 10y में से 6y गया तो 4y, और 4 को काटा जा सकता है, ओ 4 से 36 को काटा जा सकता है 9 बारी में, यानी कि y की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 9। इसका मतलब इसका मतलब जिस पॉइंट के बारे में बात करी जा रही थी ना, वो पता है कौन सा पॉइंट था? वो पॉइंट था तुम्हारा ये 0, y लिखा था ना। जीरो तो हमको पहले ही पता लग गया था क्योंकि वो y एक्सिस में था। हमको बस y पता लगाना था। y कितनी वैल्यू आ गई हमारी 9, तो यानी कि वो जो पॉइंट था जो y एक्सिस में लाई कर रहा था वो कौन सा पॉइंट था? 0,9। बस सिंपल। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ एक और मैं बात बता देता हूँ कि जरूरी नहीं कि हमेशा ये y एक्सिस में ही दे, ये x एक्सिस में भी दे सकता है। अगर ये x एक्सिस में अगर ये पॉइंट देता तब मैं जो पॉइंट होता ना मैं उसको पता क्या मानता, उसको मैं x,0 मानता। इसको मैंने 0,x माना है। y एक्सिस में x 0 होता है और x एक्सिस में y 0 होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सतर्क रहना। ठीक है, हाँ सुशांत बोल। भैया भैया हाँ सुशांत बोल। आपने भैया 5 माइनस वाई का स्क्वायर लगाया था। हाँ ये रहा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, बस। ठीक है भैया आपने x1 y1 x2 y2 किसे माना? x1 देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो, तुम अपनी मर्जी से जिस किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो। मैंने इसको x1 पहली बारी मैंने इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लिया अपनी तरफ से, और जब दूसरी बारी में फॉर्मूला लगाने की बारी आई तब मैंने यहां से x2 y2 हटा दिया और मैंने यहां पर x2 y2 लिख दिया। अपनी मर्जी से आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बस ऐसा करने के यार जब खुद लगा रहे तो कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है जी, और क्या और क्या डाउट है? हो गया यहाँ तक का? अगला क्वेश्चन करें? चलो ठीक है अब मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, मेरे को पक्का विश्वास है कि यार तुम में से कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाओगे। एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, चेक करना जरा आया कि नहीं आया पीडीएफ तुम्हारे पास। आ गया भैया। आ गया ना? आ देखो गया मेरे ख्याल भैया। से क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 आराम से निपट जाएंगे कि नहीं निपट जाएंगे बताओ? 13 14 15 16 निपट जाएंगे कि नहीं निपट जाएंगे? क्या कह रहा है? पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस में। पॉइंट कहां पर है? वाई एक्सिस में। कहां है पॉइंट? वाई एक्सिस में। कहां है पॉइंट? एक्स एक्सिस में। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये वाला? मेरे ख्याल से तो यार बहुत आसान है, हो जाना चाहिए। कर पाओगे बताओ? हो जाएगा भैया। हो जाएगा। चलो हाँ। ठीक है। अच्छा जरा इनको देख लो, यहाँ पर ये देखो ये वाले भी क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस ये वाला मैंने पिछली क्लास में कराया था। ठीक है, जो रिलेशन बोलते हैं ना कि यार शो दैट ये, या फिर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वो वाला मैंने पिछली क्लास में कराया था और बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इक्विडिस्टेंट के सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट होने वाले हैं, तो डरना नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन तुमको मिलते रहे सारे क्वेश्चन ट्राई करते रहना। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक फटाफट से कवर कराता हूं। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना। ठीक है जी, अब देखो चलो सही है अच्छा अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है। छोटा सा कंसेप्ट किस चीज से है? वो है आपके चैप्टर कोऑर्डिनेटरल से रिलेटेड। वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या कोऑर्डिनेटरल किसे कहते हैं। अब किसे कहते हैं कोऑर्डिनेटरल, क्या बताओगे? तो यार चार साइडों से मिलकर बनने वाला जो क्लोज्ड फिगर होता है, चार साइड से मिलकर के बनने वाला जो क्लोज्ड फिगर होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेटरल। ठीक है, तो बात करें कोऑर्डिनेटरल की, तो ध्यान से सुनना। अब कोऑर्डिनेटरल के कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर कोई पूछेगा तो क्या बोल रहे हो? क्या कहते हैं? एक क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 साइड्स। ठीक है ना, एक चार साइड से मिलकर के बनने वाला क्लोज फिगर। अब कितने टाइप के कोऑर्डिनेटर होते हैं? देखो यार होते तो बहुत टाइप के, लेकिन मेन वाले कौन कौन से? तो देखो मेन वाले ये है। सबसे पहला इसका नाम में ये पैरेललोग्राम। ठीक है ना जी, पैरेललोग्राम कैसे दिखाई देता है? पैरेललोग्राम बहुत सिंपल सा एक कोऑर्डिनेटर है जिसकी दो अपोजिट साइड्स है। ठीक है ना, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड। फिलहाल के लिए हम इसको मान लेते हैं ए बी
सी और डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम तुम्हारे सामने दर्शाया गया है, ठीक है ना, जिसमें क्या यहाँ पर देखो दो पेयर कौन कौन से, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, ये दो अपोजिट पेयर आपस में पैरेलल भी है और आपस में इक्वल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी बराबर डी सी। और क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, एक और बताता हूं, ए डी और बी सी ये भी तो आपस में पैरेलल और इक्वल थे ना, क्या लिखोगे यहाँ पर, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी बराबर बी सी, ठीक है। तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। अब इसी के जैसा एक और क्वाड्रिलेटरल होता है सेम प्रॉपर्टी के साथ, ध्यान सुनो कौन सा, इसी के जैसा एक और क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रेक्टेंगल। ध्यान से देखना, मैं एक चीज पूछूंगा उसका जवाब भी देना फिर एंड में। देखो ये है तुम्हारे सामने रेक्टेंगल, ये रहा ए बी सी और ये डी, ठीक है ना, नामकरण भी सेम ही डायरेक्शन में किया गया, एबीसीडी एबीसीडी। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें सेम प्रॉपर्टी है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी होती है इक्वल भी होती है, यानी कि इसका भी ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी बराबर डी सी, और दूसरा वाला अपोजिट साइड भी पैरेलल और पैरेलल और इक्वल, यानी कि ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी बराबर बी सी। सेम टू सेम प्रॉपर्टी यार, क्या दिक्कत है इसमें, जरा देखो, ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, ये रेक्टेंगल अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, कोई ना कोई एक छोटा सा तो डिफरेंस होगा ना यार इन दोनों में, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। बताना जरा यहाँ पर मैं क्या मिस कर रहा हूँ ऐसा, क्या क्या रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं भैया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वैसे यहाँ पर बच्चा दो रीजन दे सकता है, वैसे तो कई सारे रीजन है यहाँ पे, लेकिन दो रीजन वो दे सकता है। सबसे पहला रीजन, और वो मतलब विजुअली दिखता ही है, कि भाई रेक्टेंगल है तो हर कोने कोने में ना 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि पैरेललोग्राम के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन एक और मेजर डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, पता है क्या, वो है ये, अगर मैं इसके डायगोनल बनाता हूं तो ये रहा डायगोनल पैरेललोग्राम का और ये रहा डायगोनल रेक्टेंगल का। तो ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल के जो डायगोनल बनाए गए, कौन कौन से डायगोनल है इसके, ए सी और बी डी, इसके कौन कौन से डायगोनल है, ए सी और बी डी। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, ए सी बराबर में बी डी होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में ए सी और बी डी बराबर नहीं होते। तो ये वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। क्या है कि यार रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते, तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यार यही से मतलब ये प्रॉपर्टी बस याद रखना, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, क्या कि अच्छा चलो ठीक है अपोजिट साइड पैरेलल होती है इक्वल होती है, लेकिन हाँ अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है तो सिंपल बताना क्या कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हो गया तुम्हारे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच का एक डिफरेंस। इन्हीं के जैसा दो और है जो आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, नाम बताता हूं उनका। सबसे पहले वाले का इन्हीं के जैसा ही, इन्हीं के जैसा ही, ठीक है। डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं, ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं पैरेललोग्राम के भैया, पैरेललोग्राम के नहीं यार, राइट एंगल पे कभी आपस में नहीं करते। वो तभी हो सकता है जब पैरेललोग्राम या तो आपका स्क्वायर हो या तो आपका रोम्बस हो। अभी तू टेंशन मतलब सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर मैं। तीसरा उसका नाम है ये रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, वही होती है बस पैरेललोग्राम जैसी होती है, बस सारी साइडें बराबर हो जाती हैं उसके। रोम्बस एक पैरेललोग्राम जैसा ही एक फिगर होता है, बस उसकी सारी साइडें बराबर हो जाती हैं। पैरेललोग्राम में क्या था, सिर्फ अपोजिट साइड बराबर थी ना, रोम्बस में सारी साइडें बराबर हो जाती हैं। दिवाली की बर्फी देखी नहीं तुमने, सारी साइडें बराबर होती कि नहीं होती, ए बी सी डी, ठीक है। सोन पापड़ी देखी खाली, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा रोम्बस हो गया, सारी साइडें बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम जैसे दिखता है, सारी साइडें बराबर होती है। और चौथा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दिखने में कुछ ऐसा रेक्टेंगल जैसे ही होता है, बस उसकी भी सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है। तो ये रहा ए बी सी डी, सारी साइडें बराबर, ठीक है ना। इसकी भी सारी साइडें बराबर, सारी साइडें बराबर बोलने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसमें भी सेम टू सेम,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सारी साइड इसकी भी बराबर होती है, सारी साइड इसकी बराबर होती है। फिर क्या मेजर डिफरेंस आ गया? वही मेजर डिफरेंस जो पहले पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में था। क्या था? पहला तो तुमने यही बताया था कि यार हर एक कोने पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। चलो ठीक है, मान लिया। कोई और दूसरी चीज इसके अलावा? हाँ, क्या था वो था आपके डायगोनल से रिलेटेड, है ना। स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल आपस में बराबर एकदम नहीं होते। यहां तक क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल, जबकि इन रोम्बस डायगोनल AC एंड BD आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल रोम्बस के केस में और इक्वल स्क्वायर के केस में। अब यार यहाँ पर कई सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं, स्क्वायर और रोम्बस के अंदर कई सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं। तुम चाहो तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारे काम आ जाए या फिर ना भी आए। मैक्सिमम मैंने देखा कि यार 10th क्लास में ये प्रॉपर्टी काम नहीं आई है, लेकिन अगर तुमको नॉलेज के लिए जानना है, वैसे एक लड़की पूछ रही थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये है कि यार दोनों रोम्बस में और स्क्वायर में दोनों में एक चीज और कॉमन होती है, पता है क्या? दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट क्या करने का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब होता है कि यार एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे होता नहीं क्या, ऐसे चीजों को हम ऐसे बराबर बराबर बांट देते हैं, तो वहीं पे क्या होता है कि यार ये जो दोनों डायगोनल है ना, ये एक दूसरे को बराबर बराबर बांट देते हैं। और ऐसे ही बराबर बराबर नहीं बांटते, 90 डिग्री के एंगल पर बराबर बांटते हैं। और ऐसा दोनों करते हैं, रोम्बस भी और स्क्वायर भी। यानी कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के और स्क्वायर के दोनों के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब ये बाइसेक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते, जबकि आपके रोम्बस और स्क्वायर एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, वैसे ज्यादा यूज नहीं आने वाली है, यूज यही पाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हाँ कहीं पर अगर काम आता तो लिख देना जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता तो जितना आता है उतना काम से चला लेना। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा, ठीक है, रोम्बस में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम और ये। ठीक है, अब एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है ना, छोटा सा ओवरव्यू। क्या बोलोगे कि अगर अपोजिट साइड बराबर, और अगर अपोजिट साइड बराबर है, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर बराबर है और डायगोनल भी अगर आपस में इक्वल है, तो वो पक्का आपका रेक्टेंगल रहा होगा। अगर दोनों अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपस में बराबर है लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, तो वो पक्का आपका पैरेललोग्राम रहा होगा। ठीक है, और अगर सारी साइडें बराबर हैं और डायगोनल भी बराबर है, तो वो पक्का स्क्वायर रहा होगा। और अगर सारी साइडें बराबर हैं और डायगोनल बराबर नहीं है, तो वो पक्का आपका रोम्बस रहा होगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम में। तो ये तुमको बताओ समझ में आए कि नहीं आई? अगर कोई भी अगर ऐसा एक पॉइंट जो तुमको लग रहा है कि नहीं यार ये पॉइंट मेरे से छूट रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा पॉइंट जो तुमको लग रहा है कि नहीं यार ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर से जा रहा है, या फिर पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एंगल 90 डिग्री, हाँ ठीक है, चलो सही है। ठीक है ना, अब देखो इसका यूज कैसे करना है। यूज कैसे करना है? यूज करना है इसको कुछ ऐसे करके, फिर दोबारा से वही PDF शेयर कर रहा हूं, उसको चेक करो। ठीक है, आया कि नहीं आया चेक करना। वही सेम PDF दोबारा सेंड किया है, शेयर किया मतलब। आ गया भैया। आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा हमने आपको ना कुछ पॉइंट दिए हैं ऐसे करके, 4 तरह के पॉइंट दिए हुए हैं। कह रहा अच्छा ठीक है, हाँ बताओ आगे क्या करना है। कह रहा बताओ इन चारों पॉइंट्स को जोड़ करके किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो क्वाड्रिलेटरल को तो उसका नाम बता दो हमको। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो देखो यार बहुत सिंपल तरीका है पता करने का। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन करना तुम्हारा काम है। इसमें क्या काइट वाले नहीं आते, वैसे काइट के बारे में बता दूंगा अगर पूछोगे तो। ठीक है, काइट वैसे पूछा नहीं है, पूछोगे तो बता दूंगा। इधर देखो, तो कुछ पॉइंट दिए हुए हमको, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए तो ये देखो कुछ पॉइंट, देखो नाम तो नहीं दिया गया, खाली पॉइंट दिए हुए। ठीक है ना, तो ये रहा
कहाँ लिखू, इधर लिख देता हूँ। ये रहा A B C और D, ठीक है। अब ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं, कैसे पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहला पॉइंट है तुम्हारा ये -1 और -2। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,0। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है -1,2 और चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है -3,0, -3,0। तो ये 4 तरह के पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये 4 तरह के पॉइंट आपको दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि बेटा ये बताओ कि यार ये 4 तरह के पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं ये आपस में मिल करके कौन से टाइप का कोलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यार होता है ना, ऐसे 4 पॉइंट दिए हुए, कह रहा है चारों पॉइंट को जोड़ो, बताओ कौन सा टाइप का कोलेटरल बन रहा है। अब देखो कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करोगे। तो मान लो कि यार ये वाला पॉइंट आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट है आपका A B C और ये D। A से B, B से C, C से D और A से D सभी के सभी डिस्टेंस को निकाल लो। यानी कि A से B का बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, B से C का डिस्टेंस निकाल लिया, C से D का डिस्टेंस निकाल लिया और D से A का डिस्टेंस निकाल लिया। सारे डिस्टेंस हमने निकाल लिए। एक और काम करना, A से C का भी डिस्टेंस निकाल लेना और B से D का भी डिस्टेंस निकाल लेना। तो यानी कि हमको यहाँ पर कुल मिला करके 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। 6 बार कैसे करके, A से B का, फिर B से C का, फिर C से D का, फिर D से A का। 4 बार हो गया, फिर A से C और B से D। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हो और निकालने के बाद तुमको करना है क्या, निकालने के बाद तुमको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करोगे, अगर इसके सारे, अगर इसके 4 साइड, अगर 4 डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं और बाकी के जो 2 डिस्टेंस वो आपस में बराबर आ रहे हैं तो वो पक्का स्क्वायर रहा होगा। मतलब बोले का मतलब ये कि अगर 4 साइडें बराबर आ रही है और बाकी के जो 2 डायगोनल है वो आपस में बराबर आ रहे हैं तो पक्का स्क्वायर रहा होगा। अगर 4 साइडें बराबर आ रही हैं और बाकी का 2 डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा हो तो पक्का रोम्बस रहा होगा, ठीक है ना। मतलब क्या, जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी वही सेम टू सेम यहाँ पर अप्लाई करना है, सेम टू सेम, ठीक है। अब करो, अप्लाई करते हैं। लेकिन यार 6 बार डिस्टेंस निकालना, तो आओ 6 बार डिस्टेंस निकालते हैं। तो एक बार A से B तक का डिस्टेंस, फिर A से C तक का डिस्टेंस, फिर A से D तक का डिस्टेंस, यानी कि A से B, A से C और A से D, 3 डिस्टेंस तो ये हो गए। उसके बाद B से C और B से D, उसके बाद C से D, ठीक है। तो 6 तरह के डिस्टेंस है, फटाफट लगा रहा हूं, उसको जल्दी से देखना, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो ये मैं लाइन वाइन हटा रहा हूँ, पेपर में बना के बता देना लाइन वाइन है, ठीक है ना, बनाना नहीं है। चलो ये रहा। अच्छा देखो, मैं अपनी तरफ से x1 y1 मान रहा हूं, तुम चाहो तो मेरी कॉपी कर सकते हो या फिर तुम अपनी तरफ से अपना कोई स्टाइल निकाल लो, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से भी x1 y1 और अभी के लिए x2 y2, जब मैं a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं तब। तो x2 - x1 y2 - y1 है ना जी, x2 - x1 y2 - y1 यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर 0 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 मतलब 4 और 4 का स्क्वायर, ओ सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर तो 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, और √8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो ये पहला डिस्टेंस है A से B तक का। अब इसको हटा दो x2 y2, अब इसको मानना शुरू कर दो x1 y1 x2 y2। ये क्या होगा, ये होगा आपका डिस्टेंस A से C तक का, ठीक है जी। x2 - x1 y2 - y1, तो -1 + 1 का स्क्वायर 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस के 1 से माइनस के 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। 0 + 16 कितना होता है 16, और 16 का रूट क्या होता है 4। हो गया यहाँ तक का। अच्छा ये हो गया ए सी। अब डिस्टेंस ए से लेकर के डी, तो इसको हटा दिया, इसको x2 y2 मानना शुरू कर दिया, ठीक है। ये रहा x2 - x1 y2 - y1, यानी कि ये -3 + 1 का स्क्वायर 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो -3 + 1 यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 0 + 2 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर यानी कि दोबारा से 4, 4 + 4 कितना हो गया 8, √8 को कैसे लिख सकते हो 2√2, ठीक है।
तो चलो ए का काम हो गया, ए से बी का हो गया डिस्टेंस, ए से सी का हो गया और ए से डी का हो गया। चलो ठीक है, ए का काम तो खत्म हो गया, ए घर जा सकता है। अब बात करते हैं बी की। तो अब इसको मान लिया गया x1 y1 और बाकियों को x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। बी से सी तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी क्या होगा, ये रहा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि ये -1 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना होगा। तो -1 होगा माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि दोबारा यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4, कितना हो गया 8। यहाँ पे कितना हो गया 2√2, खत्म। अच्छा, इसको हटा दो, अब इसको मानना शुरू कर दो x2 y2। डिस्टेंस BD